नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बीच जो है कोरोना महामारी को लेकर के एग्ज़ाम्स को डिले कर दिया गया है और अगर बंगाल बोर्ड की परीक्षाओं की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं रद्द हो गई हैं। लेकिन सीबीएसई की बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे या फिर किस तरीके से रिज़ल्ट आएंगे, और ये सभी सवालों के जवाब के लिए आज फ़िलहाल हम मौजूद हैं डॉक्टर एस अग्रवाल सर के यहाँ पे, जो कि एक प्रिंसिपल है सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी के और साथ ही साथ प्रेसिडेंट है नॉर्थ बंगाल सहदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। जी सर, हम लोग जानते हैं कि इस बीच कोरोना वायरस को लेकर के एग्ज़ाम्स जो है वो डिले कर दी गई है, तो आप क्या कहेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम्स जो है वो होंगी, या फिर पिछले सेशन की जो भी परीक्षाएं हुई थी उसके मार्क्स के तहत कैसे क्या होगा? देखिए, एग्ज़ामिनेशन डिले नहीं हुआ है। अब इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखें कि जब से नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ है और उस वक्त सीबीएसई के एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे और एग्ज़ामिनेशन को उस वक्त जो है रोक दिया गया था और ये उम्मीद थी कि लॉकडाउन का पीरियड जो है जल्द ख़त्म होगा और एग्ज़ामिनेशन दोबारा हो जाएंगे। किंतु चूँकि बार बार ये लॉकडाउन की स्थितियाँ बढ़ती गई और उसके बाद में अब धीरे धीरे देखते देखते हम लोग देख रहे हैं कि जून महीने तक हम लोग आ पहुँचे हैं। और इसी को लेकर और सबसे पहले चीज़ की शुरुआत हुई कि सीबीएसई ने एक नई तिथि घोषित की थी और जिसके अंदर में जो सब्जेक्ट बाकी थे, जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई थी, और उसमें से कुछ सेलेक्ट सब्जेक्ट्स जो काफ़ी महत्व के सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिनका एक काफ़ी महत्व होता है या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान उन सब्जेक्टों की महत्ता ज़्यादा है, सिर्फ ऐसे विषयों पर सीबीएसई ने एग्ज़ामिनेशन करवाने का निर्णय लिया और उसके अंदर 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के अंदर में एक नई तिथि घोषित हुई थी। और सीबीएसई ने बच्चों के हित में एक और फैसला लिया कि हर स्कूल का अपना होम सेंटर होगा और बच्चे वहीं से एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे। तो उसी अनुरूप हम सब लोग तैयारी कर रहे थे और उसके जो डायरेक्शंस भी आ गए थे कि एग्ज़ामिनेशन कैसे होंगे और किस तरह से एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बीच एक पेरेंट बॉडी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई और जिसमें मांग की गई थी कि इन एग्ज़ामिनेशन को रद्द किया जाए, क्योंकि पिछले अगर हम लोग 2 या 3 हफ्ते का जो स्पाइक इन कोरोना स्प्रेड जो देख रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी संख्या में कोरोना फैल रहा है सारे भारत के अंदर ही, तो उसके मद्देनज़र गार्जियनों की चिंता बहुत लाजमी है, स्वाभाविक है और उनकी मांग ये थी कि एग्ज़ामिनेशन को रद्द किया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को उनका पक्ष पूछा तो उनका यही मत था कि हम एग्ज़ामिनेशन कराएंगे और उसी अनुरूप 1 से 15 जुलाई की तिथि भी घोषित हुई थी। अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तो बाद में 2-3 दिन पहले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और सीबीएसई की तरफ से माननीय सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब ने सीबीएसई का पक्ष रखा, जैसा कि एमएचआरडी का जो भी आदेश था और उसमें कुछ बातें कही गई थी। उसके अंदर सीबीएसई ने ये घोषणा की थी कि हम एग्ज़ामिनेशन को रद्द करते हैं और रद्द करने के साथ साथ सीबीएसई ने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव दिया था कि हम जो बच्चों का मूल्यांकन करेंगे विशेषकर उन विषयों में जिनकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब अप्रूव कर दिया और उसके आधार पर सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो हम लोगों को गतकल जो अवेलेबल हुआ सब लोगों को, और उसमें मुख्य रूप से कुछ बातें कही गई थी जिसको हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से समझना ज़रूरी है। ये हर बच्चे और हर अभिभावक के लिए भी ज़रूरी है। पहली बात ये कही थी कि जो 1 से 15 जुलाई के अंदर में जो एग्ज़ामिनेशन होने थे उनको कैंसिल किया जा रहा है, पहला पॉइंट ये था। और दूसरी बात ये कही थी कि और जिन विषयों में और इसमें कहा गया कि जो बच्चों का असेसमेंट होगा, असेसमेंट के लिए सीबीएसई की जो एग्ज़ामिनेशन कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है, और वो निर्धारित करेगी कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। दूसरी बात ये कही थी। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि क्लास 10 और 12 का हम रिज़ल्ट 15 जुलाई को घोषित करेंगे। और चौथी बात उन लोगों ने कही थी कि क्लास 10वीं के अगर कोई माइनर सब्जेक्ट बाकी हैं उनके एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे, सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर में उनका एक असेसमेंट क्राइटेरिया उन लोगों ने सुझाया है
और उन लोगों ने ये भी प्रस्ताव रखा कि ज़रूरत होगी तो हम जब एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा और वातावरण जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लायक होगा तो हम एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन लेंगे, यानी उन बच्चों को इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस का एक मौका देंगे जो अपने फिक्स क्राइटेरिया के मुताबिक उनको जितने नंबर मिलेंगे उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको एक मौका मिलेगा। पांचवी बात उन लोगों ने ये कही थी कि क्लास 10 के लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होंगे, सारे एग्जामिनेशन रद्द हैं और उसी के आधार पे वो रिजल्ट घोषित करेंगे। छठी जो महत्वपूर्ण बात जो कही थी कि क्लास 12वीं के लिए उन लोगों ने एक असेसमेंट पैरामीटर निर्धारित किया, तो मुख्य रूप से उसको 4 भागों में बांटा गया। पहली श्रेणी उन विद्यार्थियों की आती है जिन विद्यार्थियों के सारे विषय के एग्जामिनेशन पूरी तरह से हो चुके हैं और उन बच्चों का मूल्यांकन उनके एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। ये एक पहला कैटेगरी था। और दूसरी कैटेगरी उन लोग CBSE ने जो प्रस्तावित की थी उसके अंदर में उन बच्चों के लिए जिन्होंने 3 से ज़्यादा विषयों की परीक्षा दे दी है, जिनके 2 विषय बचे हैं या 3 बचे हैं। पैरामीटर ये था कि 3 से अधिक, और उसमें ये बात कही गई है कि जिन्होंने 3 से अधिक परीक्षाएं दे दी हैं और उसमें से हम लोग जो बेस्ट टू का एवरेज निकाल कर जो अंक बनेंगे वही अंक हम जो उन सब्जेक्ट्स में देंगे जिनमें बच्चा एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया। अच्छा। और तीसरी जो कैटेगरी निर्धारित की गई थी कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने 3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दिए हैं, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि उसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट जो होंगे, द बेस्ट 2 एंड द एवरेज ऑफ बेस्ट 2 जो होगा उसके आधार पर बच्चों को औसत आधार पे हम नंबर देंगे। और चौथी श्रेणी जो उन्होंने बनाई है उसके अंदर में बहुत कम बच्चे होंगे, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो कारण विशेष की वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, सिर्फ 1 या 2 विषय में एग्जामिनेशन दे पाए। उनके जिन विषयों में एग्जामिनेशन हो चुके थे उनका मूल्यांकन उसी परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, और जितने सब्जेक्ट छूट गए या छूट रहे हैं उनका मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट या उनका इंटरनल प्रोजेक्ट, इंटरनल प्रैक्टिकल के आधार पर होगा। तो ये चौथी जो श्रेणी है उसके अंदर में ये कहा गया है कि जो है बच्चों का जो थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर 20-21 में और अदर ऐसा कहिए 19-20 के अंदर में जो स्कूल का परफॉर्मेंस रहा है उस आधार पर बचे हुए सब्जेक्ट का मूल्यांकन करेगा। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये CBSE ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं सारे स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, बच्चों के हित को ध्यान में रखकर लगता है कि मुझे लगता है कि जो भी सिस्टम जो डेवलप किया है CBSE ने असेसमेंट का वो पूरी तरह से जुडिशियस है और बहुत बढ़िया सिस्टम है और किसी भी बच्चे को इससे नुकसान होने वाला नहीं है। और इन असेसमेंट के बावजूद एक मुख्य बात जो बहुत ज़रूरी है सब लोगों को जाननी है कि 12वीं क्लास के बच्चों को एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा, पर शर्त ये होगी कि ऑप्शनल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मार्क्स होंगे। अच्छा। तो बच्चे को ये निर्भर करता है बच्चे पर वेदर दे आर डिज़ायर टू ऑप्ट फॉर दी ऑप्शनल एग्जामिनेशन और नॉट। अगर जो इसको ऑप्ट करेंगे और एग्जामिनेशन में बैठने के बाद जो नंबर होंगे वही फाइनल होंगे। अच्छा। और इसके अलावा मतलब जो पहले की जो मार्क्स आप बता रहे जिस तरीके से दे करके पास हो सकते हैं वो एक ऑप्शन है उनके पास 12वीं के बच्चों के पास? नहीं मैडम, इसमें स्कूल से कोई मार्क्स नहीं जाएगा। इसमें जो बात साफ तौर पे कही गई है कि वो बच्चे जो 3 से अधिक विषय पे बैठ चुके हैं और वो 12वीं के लिए हाँ। और 12वीं के लिए वो बच्चे सिर्फ 3 सब्जेक्ट में बैठे हैं तो उनका पैरामीटर उन्हें डिसाइड कर दिया है कि 3 से अधिक जहाँ बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वहाँ बेस्ट 3 सब्जेक्ट को लिया जाएगा और उसका जो एवरेज मार्क्स होगा वहीं बचे हुए सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए जाएंगे। और वो सारे बच्चे जो 3 विषयों में बैठे हैं तो वहाँ पे बेस्ट 2 सब्जेक्ट के आधार पे उनका एवरेज निकलेगा और वो एवरेज मार्क्स जो है छूटे हुए सब्जेक्ट्स में बच्चों को दिए जाएंगे। और जो ऑप्शनल जो खुद चाहेंगे कि नहीं हम बैठ के ही एग्ज़ाम देंगे तो उनका जो एग्ज़ाम देने के बाद ही जो रिज़ल्ट होगा वो फाइनल ही होगा उनका, वो फाइनल होगा। और उसके लिए CBSE ने साफ तौर पे कहा है व्हेन देयर विल बी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन लेने की परिस्थितियाँ जब बनेंगी तब लेंगी। बच्चे का हेल्थ इश्यूज़ को प्रायोरिटी दी गई है और किसी भी तरह से बच्चों को इस कोरोना महामारी में रिस्क में नहीं धकेला जाएगा।
जब एक ऐसा माहौल होगा कि जिसमें पूरी सुरक्षा के साथ में एग्जामिनेशन कराए जा सकेंगे, और तब सीबीएसई एग्जामिनेशन करेगा। पर शर्त यही होगी कि ऑप्शनल एग्जामिनेशन में जो बच्चे बैठेंगे या इस प्रोविज़न को जो ऑप्ट करेंगे, एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होंगे वही फाइनल होंगे। जी, तो जिस तरीके से सर बता रहे थे कि क्या ऑप्शन है, किस तरीके से बच्चे दे पाएंगे परीक्षाएं, या फिर पिछले जो एग्ज़ाम देने के बाद और उनकी साल की जो एक्टिविटीज़ रही है उनको देख करके ही मार्क्स दिया जाएगा, और उस तरीके से बच्चे जो है वो पास आउट होकर नई क्लास में जाएंगे। जी सर, ऐसा ही आप इसमें स्कूल की अब कोई भूमिका नहीं बची है। अच्छा। पहले अगर एक थोड़ा गलत फहमी है उसको सुधारना आवश्यक है कि इसको पहले हम लोगों का ये अनुमान था कि स्कूलों से मार्क्स मांगे जाएंगे, स्कूलों से नंबर लिए जाएंगे उनके जो इंटरनल जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे। अब स्कूल का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि जिन बच्चों ने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं और उनका जो है बेस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो बेस्ट 2 होगा या बेस्ट 3 होगा, और उसका जो औसत निकलेगा एवरेज, उसी आधार पर जो विषय जिनमें बच्चा एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया है और उनको नंबर दिए जाएंगे। ये सभी बोर्ड पर छोड़ा गया है, बोर्ड ही निर्णय लेगा। पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि स्कूल से मार्क्स मांगे जाएंगे, पर हम लोगों की कोई भूमिका इसलिए नहीं है कि 10वीं क्लास में जिन विषयों की परीक्षाएं रद्द हुई है पूरी तरह से, उसमें कोई भी विषय मुख्य विषय नहीं है। सारे के सारे विषय जो है, जो मेजर सब्जेक्ट्स थे 5 होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उन सब विषयों की परीक्षा हो चुकी है। अब कुछ एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट बचे हुए हैं और उनका मूल्यांकन भी उन्हीं आधार पे होगा। स्कूल से कोई भी मार्क्स नहीं लिए जाएंगे। जी सर, तो जिस तरीके से सर बता रहे वो हम सुन ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर सर हम कहें कि एडमिशन या न्यू सेशन की बात अगर कहें, तो इस बीच ऐसी बहुत सारी बातें सुनी जा रही है, या फिर अभिभावक बहुत सारे पेरेंट्स हमसे भी कह रहे हैं कि बच्चे अगर 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, अगले साल पढ़ लेंगे, या फिर उनकी अगर एज हिसाब से बात की जाए तो 1 साल ही उनका लॉस्ट होगा जो भी है, लेकिन ये महामारी इस पैंडेमिक से बचेंगे तो पढ़ेंगे। तो किस तरीके से अगर न्यू सीज़न जब आरंभ होगी तो क्या से क्या होगी, या फिर आप अभिभावकों को किस तरीके से सांत्वना या क्या मैसेज देंगे? देखिए नेहा जी, ये जीवन चलायमान है और हम लोग किसी भी गतिविधि को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। और जिन गार्जियंस का, पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि 1 बरस जो है हम लोग इसको 0 सेशन मान लेते हैं, मुझे लगता है कि ये भावनाओं का एक डिसीज़न है। और उसके अंदर में व्यवहारिक पक्ष ये है कि अगर एक बच्चा पूरे साल अपनी पढ़ाई लिखाई से अगर विमुख हो जाता है तो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एजुकेशन पूरी तरह से हैम्पर होगा। अगर हम लोग मान लीजिए 1 महीना अगर पढ़ना छोड़ देते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठना बड़ा मुश्किल होता है। और जब हम पूरे शैक्षणिक सत्र की बात करेंगे तो वहाँ 12 महीने की बात होती है। अगर 12 महीना बच्चा अगर पढ़ाई से दूर होगा तो निश्चित तौर पे जब वो पढ़ाई को रिज्यूम करेगा, बच्चे के लिए काफ़ी कठिन होगा। सर, जिस तरीके से ऑनलाइन परीक्षाएं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसी तरीके से अगर किया जाए तो कुछ अभिभावक ऐसे हमें कह भी रहे थे, तो इसीलिए आज ये प्रश्न हमने आपसे पूछा। देखिए मैडम, ये ऑनलाइन क्लासें हैं, ये मैं कहता हूँ ये स्थायी विकल्प नहीं है, पर यही सबसे अच्छा विकल्प भी है। और हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे व्यक्तिगत तौर पे पिछले 33 साल हो गए शिक्षा के साथ में जुड़े हुए। हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि एक मुश्त हम लोगों को पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग जो फेस टू फेस टीचिंग के जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के जो अभ्यस्त थे और एक बारीकी हम लोगों को मूव करना पड़ेगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किंतु जो भी परिस्थितियाँ रही कोरोना को लेकर, और उसमें हर विद्यालय की ये चेष्टा रही कि बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित न किया जाए, और उस अनुरूप हर विद्यालय अपनी तरफ से कहते हैं दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। और चूँकि इसमें हम लोग, जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, सारे शिक्षक इसमें उनको पारंगत नहीं थी। सारे के सारे शिक्षक जो है प्रो एक्टिव टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थे। और उसमें मुझे लगता है कि बहुत कम 30-40% टीचर होंगे जो पूरी तरह से इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके शिक्षा के अंदर में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। बहुत सारे शिक्षक थे जो अपडेट नहीं थे, और उनके बारे में भी अगर सोचा जाए, उनको स्कूलों ने या व्यक्तिगत तौर पे उनका ये प्रयास रहा कि अपने को अपडेट करें और अपने को जो प्रो एक्टिव टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाएं,
ताकि वो बच्चा वो शिक्षक जो है वो सब्जेक्ट को डिलीवर कर सके। शुरू में इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं, हर टीचर अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। काफ़ी संख्या में टीचर हैं, पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, तो मुझे लगता है कि जिन टीचरों के अंदर में थोड़ा भी मन में जो संशय था कि मैं जो है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मीडिया बनाकर इन ऑर्डर टू डिलीवर दी चैप्टर या टॉपिक बच्चों के साथ न्याय कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे लगता है कि ये झिझक काफ़ी हद तक जो है उनकी सोल्व हुई है। आज वो भी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक टीचर कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स भी है, अधिकतर हो सकता है। देखिए, टीचर पेरेंट हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स भी टीचर हैं। बिल्कुल। तो ये जो समय की मांग ये है कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करें, उसके अंदर में चाहे वो बच्चा हो, चाहे शिक्षक हो, स्कूल मैनेजमेंट हो या सम्मानीय अभिभावक है, ये सारे लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना है। और उसके अंदर में कई तरह की बातें आ रही, जैसे आपने भी बताया कि ऑनलाइन को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं, कई अपने पेरेंट्स सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उनकी चिंताएं भी लाजमी हैं। उन लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया था कि बच्चे का जो है उनका एक्सपोजर टू दी मॉनिटर, स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, और हम लोग खुद ही जो है बच्चों को स्कूल में मोबाइल की अनुमति नहीं देते थे। तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते थे, क्योंकि सीबीएसई का भी यही डायरेक्शन था कि स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं हो सकता। और व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों का भी ये सोचना था कि बच्चों को जो है मोबाइल वगैरह से लाभ कम और क्षति ज़्यादा होती है, और एक समय के बाद में बच्चे के अंदर में परिपक्वता आती है, तो मोबाइल का जो अगर लिमिटेड उपयोग करेगा तो उसका मुझे लगता है कि पॉजिटिव एडवांटेज उसका ले सकता है। अब हम लोगों को भी कई बार कहा जाता है कि सर आप लोग मोबाइल रोक रहे थे और आप ही लोग मोबाइल अब हाथ में दे रहे हैं, तो ये एक बाध्यतामूलक परिस्थिति है, ये स्थायी समाधान नहीं है, पर अभी के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। उसको जो है एक्सपर्टाइज करके काम में लगा करके जिस हद तक भी हो सके, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्लास के बच्चे जो है समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। बड़ी क्लासों के बच्चों को लाभ हो रहा है और छोटी क्लासों को बनिस्बत उतना लाभ नहीं हो रहा है, पर इसमें पॉजिटिव आउटपुट ये है कि कम से कम बच्चों के साथ में उनके शिक्षकों की एक कनेक्टिविटी बनी हुई है। बच्चों को कुछ हद तक कुछ देर के लिए टीचर्स जो है एक व्यस्त रखने में सक्षम है, और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर में जो कोरोना काल में जब ये लॉकडाउन हुए, बहुत सारे ही लोग ऐसे उन्होंने ज़िंदगी में कभी इन चीज़ की परिकल्पना भी नहीं की और अनुभव भी नहीं था, सब लोग डरे हुए थे। तो हम लोग का प्रयास ये था कि बच्चों को हम लोग जो है स्ट्रेस, एंजाइटी से थोड़ा बचा के रखें और उनको थोड़ा व्यस्त रखने में सक्षम हुए हैं। और उस तौर पर मैं मानता हूं कि प्रत्येक टीचर्स का, प्रत्येक स्कूल का जो भी योगदान रहा है वो तारीफ़ काबिल है। बिल्कुल सर। सर, न्यू सेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। देखिए मैडम, न्यू सेशन अभी ऐसा होता है कि जहाँ तक जो सामान्य तौर पे जो सेशन होते हैं हमारे सीबीएसई में, जितने भी समर बाउंड स्कूल्स होते हैं, जो हमारी छुट्टियां जो ग्रीष्म काल में होती हैं, उनके सेशन अप्रैल महीने से शुरू हो जाते हैं, और कुछ जो है विंटर बाउंड स्कूल्स होते हैं उनके सेशंस वगैरह थोड़े जल्दी शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जितने भी सिलीगुड़ी में स्कूल है, नॉर्थ बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कुछ पहाड़ी स्कूलों को छोड़कर, तो हमारे सेशन जनरली 1st या 2nd वीक अप्रैल में शुरू होते हैं। और चूँकि हम लोगों को ये अप्रैल तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले लॉकडाउन घोषित हो गया, उसके बावजूद भी चूँकि ऑनलाइन के माध्यम से सब्जेक्ट या जो टॉपिक डिलीवरी चालू थी, तो हम लोग इसको कमेंसमेंट ऑफ सेशन मानते हैं। और बड़ी क्लास के बच्चों को चूँकि अभी मार्च 2021 में एग्जामिनेशन देना है, चाहे वो 10वीं के बच्चे हों या 11वीं के बच्चे हों, उनको हम लोग इसी तरह अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। जिस तरीके से सर बता रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं। और पिछले दिनों की अगर सर बात करें तो जिस तरीके से फ़ीस को लेकर के माहौल गरमाया हुआ था और बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी हुए, और अभिभावकों के तरफ से भी मांग की गई कि फ़ीस कम किया जाए। फिर आप लोगों ने भी डेपुटेशन दिया था, और उसके बाद एक संवाददाताओं से बातचीत में आपने कहा था कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस होंगी हम उनको मान करके चलेंगे। तो सर, कल की ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद हाथ जोड़ के कहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है तो वो
सिर्फ स्कूल के जो रेगुलर फ़ीस है उनको ले, एक्स्ट्रा कोई भी फ़ीस वगैरह ना ले, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, उनकी तरफ से ये एक डायरेक्ट जो है संवाद, चाहे पहली बार आया हो गतकल, किंतु उसके बावजूद भी जो भी अपने शिक्षा विभाग हैं और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, शिक्षा मंत्री स्वयं, उन्होंने डे 1 से ही एक अपील की थी सारे स्कूलों को कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनकी जो नॉर्मल जो आय का स्रोत है वो बाधित हुआ है। इसको मानने और समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, ये हकीकत है। और उसको ध्यान में रख के, चूँकि सरकार क्या होता है, सरकार जो है लार्जर वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी के बारे में सोचती है। उनकी तरफ से ये जो भी पहल हुई थी उसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था। और गार्जियंस जितने हैं, जिन गार्जियंस को तकलीफ़ हुई है लॉकडाउन को लेके, देखिए पूरे भारत के अंदर में या कहें पूरे विश्व के अंदर में कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है, चाहे वो एज एन इंडिविजुअल गार्जियन हो, चाहे एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एक पूरा सेक्टर हो, सारे के सारे सेक्टर्स जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। और इसमें गार्जियंस का जहाँ तक कहना है कि नो स्कूल नो फी, पर इसमें थोड़ा मुझे ये लगता है कि गार्जियन को इस विषय पर एक पुनः मंथन करने की आवश्यकता है। और सिर्फ गार्जियन को नहीं, स्कूलों को भी पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि जितना भरसक हो सके अपनी आर्थिक योग्यता के अनुरूप ये सही अवसर है कि हम लोग अभिभावक के साथ में खड़े हों। और इसमें जैसे 5 अंगुली जो है बराबर नहीं होती, तो हर गार्जियन की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है और उसी तरह से हर स्कूल की आर्थिक स्थिति भी एक समान नहीं है। अब चूँकि स्कूल बंद है तो वहाँ पे जितने भी जो शिक्षक होते हैं, जितना भी मेंबर्स ऑफ स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल है, आया दीदी है, ग्रेड 4 है, सारे जितने लोग होते हैं वो जो आर्थिक तौर पर वो स्कूल पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ से उनको वेतन मिलती है और उन्हीं से उनके जीवन का भरण पोषण होता है। अब सारे शिक्षकों को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चूँकि फ़ीस नहीं है तो आपकी वेतन बंद हो गई, ये मुझे लगता है किसी भी दृष्टिकोण से ये जायज़ नहीं है। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि नो स्कूल नो फी, सारे स्कूल फंक्शनल हैं, जितने भी लोग हैं स्कूल के साथ में जुड़े हुए हैं, शिक्षक हो अशिक्षक कर्मी हो, सारे लोग पूरी मेहनत से, बल्कि पहले से ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। अब जहाँ तक सेटिस्फेक्शन लेवल का सवाल है, देखिए पेरेंट का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो फेस टू फेस और एक जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, डिलीवरी ऑफ कंटेंट है, जिसके हम सारे लोग अभ्यस्त हैं, उससे हटकर एक कार्य करना पड़ रहा है। तो एक तरफ ये चिंता की बात थी कि इसके प्रति 100% न्याय हो पाएगा कि नहीं, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये एक खुशी की बात है कि जो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ब्लेंडेड एजुकेशन चलता है। ब्लेंडेड का कहने का मतलब होता है कि एडमिक्स ऑफ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोसेस। तो यहाँ पे भारत के अंदर भी कोरोना के कारण जो है एक ब्लेंडेड एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। और चूँकि ये एक बाध्यतामूलक परिस्थिति के तहत सब लोगों को स्विच ओवर करना पड़ा विदाउट एनी नोटिस। बिल्कुल एक बाध्यतामूलक परिस्थिति के अंदर सब लोगों को जाना पड़ा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से डायरेक्शन रहेंगे, डायरेक्शनल ऑर्डर्स रहेंगे, या कोई भी माननीय हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो भी वर्डिक्ट होगा उसके प्रति हम लोग 100% कमिटेड हैं। किंतु हम लोगों ने बार बार अपील की है, हम लोगों के जितने भी सहोदया स्कूल है, हमारे नॉर्थ बंगाल सहोदया स्कूल के तहत नॉर्थ बंगाल में जितने भी CBSE स्कूल हैं वो सारे इसमें मेंबर होते हैं, और करीब देयर आर मोर देन 70 स्कूल्स। हम लोगों ने सब स्कूलों से अपील की है कि अपनी आर्थिक योग्यता के मुताबिक आप केस टू केस चीज़ों को हैंडल करिए। अब एक ब्लैंकेट कवर नहीं हो सकता है, सारे गार्जियंस को अगर छूट दी जाए, बहुत सारे गार्जियंस ऐसा है कि आर्थिक तौर पर सुदृढ़ है, उनको छूट की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पे एक अगर रिबेट या बेनिफिट पहुंचाने की बजाय उन गार्जियनों तक ज़्यादा पहुंचा जाए जो वास्तव में जो आर्थिक तौर पर असहज महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए गार्जियन के लिए ये कहीं कोई परेशानी होती है, बार बार सहोदया की तरफ से भी हम लोग कह रहे हैं और स्कूल विशेष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप जो है स्कूल जो मैनेजमेंट है, स्कूल के जो प्रिंसिपल प्राचार्य हैं, उनसे मिले, आप अपनी
तकलीफ़ उनको बताएं और निश्चित तौर पे आपकी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका एक सकारात्मक समाधान निकलेगा। और उसके बावजूद भी अगर कहीं उनको तकलीफ़ होती है, हम लोगों ने पिछले दिनों एक सौद्या की तरफ से अपील भी की थी और सौद्या का एक ईमेल आईडी नंबर भी दिया था कि किसी को अगर गार्जियन कहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट के साथ बात करने में डर लगता है तो सौद्या को मेल भेजे। हम लोग जो भी स्पेसिफिक स्कूल है उनको हम लोग रेफ़र करके मैटर को डिस्कस करेंगे, उनसे सुझाव लेकर उस गार्जियन तक हम स्कूल की बात पहुंचाने में भी अभिभावकों की मदद करेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा, आप पूरे उनसे सहमत हैं और जो भी गाइडलाइंस है उसी को तहत मानेंगे? मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री महोदया ने बहुत एक जेंटल एक भावनात्मक अपील की है सारे स्कूलों से कि जहाँ तक संभव हो आप फ़ी में वृद्धि ना करें और टीचर्स को अगर वेतन नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थितियाँ भी ना हो। और इसीलिए उन्होंने अभिभावकों से भी जो है हाथ जोड़कर विनती की है कि आप लोग अपनी फ़ीस जमा करते रहें टाइम से, क्योंकि अगर ड्यूज़ ज़्यादा होंगी तो बाद में उसका बोझ गार्जियन पे पड़ेगा। और जिनको तकलीफ़ है वो स्कूल से बात करें, स्कूल को बताएं ये तकलीफ़ है, स्कूल निश्चित तौर पे उनको वक्त देगा। जी सर। और सर लास्ट मैसेज अपने बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से अभी ऑनलाइन क्लासों में आप रुचि बढ़ाकर क्लास कीजिए? देखिए, ये दोबारा मैं फिर कहता हूँ कि ये स्थायी विकल्प नहीं है पर सर्वश्रेष्ठ फिलहाल के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। और जितने भी बच्चे हैं जो हम सब सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि उनको किसी भी बच्चे को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके दो पक्ष आते हैं, एक शैक्षणिक पक्ष है, आप अपने टीचर्स पर भरोसा रखें, आपके टीचर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं। अगर कम समय मिलेगा उसमें भी आपको जो है तैयार करेंगे, क्योंकि इसी बीच जो है सीबीएसई और एनसीईआरटी एक इसको रिवाइज सिलेबस कर रही है। सिलेबस में भी कुछ कटौती होगी, तो कुल मिलाकर सारे शिक्षक सारे स्कूल तैयार है कि जब भी स्कूल खुलेंगे फॉर्मल वे में, अब क्या नया डायरेक्शंस होगा, क्या नया एसओपी आएगा, हम लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है उससे इस डायरेक्शन मिलने से पहले किसी बातों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। किंतु बच्चों को कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक शैक्षणिक विषय का सवाल है। और दूसरा पक्ष होता है कि एक आर्थिक विषय है, उसको लेकर भी बच्चों को आश्वस्त करते हैं कि आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे और अभिभावक स्कूल परिवार का आंतरिक हिस्सा है, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल फैमिली। और अपने फैमिली के अंदर में किसी तकलीफ़ को लेकर कोई भी चर्चा हो, विचार विमर्श हो, आलोचना हो, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे के सामने ना खड़े हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो और सब साथ मिलकर जो है हम लोग इस समस्या के समाधान को ढूंढे और बाहर निकले। अब कोरोना काल देर सवेर देखिए ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में इस दौरान मेरी एक व्यक्तिगत अपील है कि हम अपने व्यवहार के अंदर में किसी तरह की कटुता ना भरें। कल ऐसी परिस्थितियाँ ना बने कि हमें आमने सामने होना पड़े और आंखें झुकी हो। बिल्कुल सर। तो सर से धन्यवाद लेते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे थे वो सभी आपने सुना कि किस तरीके से परीक्षाओं की मार्क्स जो भी है वो आपको मिल सकेंगे। और 12वीं की परीक्षा को लेकर सर ने विशेष तौर पर बताया है कि किस तरीके से क्या कुछ होगा, आप सभी ने सुना है। और आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SK लाइव।